हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेके यूनिक्स। आज की वीडियो में हम क्लास 12th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 11 करने वाले हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ति का सिद्धांत, यानी पूरी प्रतियोगिता के अंदर पूर्ति किस प्रकार से होती है। अगर बाजार में किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए अधिक फर्में हैं तो पूर्ति बाजार में किस प्रकार से की जाती है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पूर्ति होती क्या है। तो अब हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। किसी वस्तु की पूर्ति से अभिप्राय वस्तु की उन मात्राओं से है जिन्हें एक विक्रेता विभिन्न संभव कीमतों पर निश्चित समय में बेचने के लिए तैयार होता है। यानी अगर मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है, किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहा है, तो अगर वो अपनी प्रोडक्शन की हुई चीज को बाजार में बेचता है, यानी उस वस्तु की बाजार में अगर कमी है तो उसको पूरा कर रहा है, उसी को हम पूर्ति कहते हैं। वह अधिकतम लाभ कमाने के लिए अधिक कीमत होने पर ही वस्तु की बाजार में बिक्री करता है, बाजार में उस वस्तु की पूर्ति करता है। जो थॉम्स हैं हमारे इकोनॉमिस्ट, उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है। वस्तुओं की पूर्ति वह मात्रा है जो एक बाजार में किसी निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर बिकने के लिए प्रस्तुत की जाती है। यानी इसमें वही चीज आ गई है कि जो एक प्रोड्यूसर किसी चीज का प्रोडक्शन करने के बाद अधिकतम लाभ कमाने के लिए कीमतें अधिक होने पर बाजार में उस चीज की कमी को पूरा करता है, यानी उस वस्तु की पूर्ति करता है, उसी को हम पूर्ति की धारणा कहा जाता है। पूर्ति और स्टॉक में अंतर होता है। पूर्ति तो वो चीज होगी कि जब हम बाजार में किसी चीज की कमी पूरी करने के लिए उसको बाजार में पहुंचा रहे हैं किसी चीज को, और स्टॉक होगा कि हमने उत्पादन करके बहुत सारी मात्रा में किसी चीज का उत्पादन किया है और उसे रख रखा है, तो वो हमारा होगा स्टॉक। और जब हम किसी चीज की बाजार में पूर्ति करेंगे तो उसी स्टॉक में का कुछ भाग हम बाजार में बेचते हैं, उसे हम पूर्ति कहते हैं। यानी स्टॉक एक बड़े स्तर का उत्पादन है, अधिक मात्रा में किसी वस्तु का किया गया उत्पादन है, और पूर्ति जो हम बाजार में प्रस्तुत कर चुके हैं बेचने के लिए, उसे हम पूर्ति कहते हैं। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा गाइस। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। किसी वस्तु की पूर्ति तथा पूर्ति की मात्रा में अंतर। पूर्ति की मात्रा क्या होती है? किसी वस्तु की उस विशेष मात्रा से है जो एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाती है। यानी बाजार में कोई एक निश्चित कीमत है, उसके ऊपर हम उस चीज को एक निश्चित मात्रा में बेचने के लिए तैयार कर रहे हैं, वो हमारी कहलाएगी पूर्ति की मात्रा। और पूर्ति है इसके विपरीत, पूर्ति से अभिप्राय किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जो एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर बिक्री करने के लिए प्रस्तुत की जाती है। दोनों सेम ही है गाइस, बस मात्रा वो है जितना हम जो प्रोडक्ट को हम जितनी मात्रा में बाजार में भेज रहे हैं वो पूर्ति की मात्रा होगी। और पूर्ति भी इस यही चीज है कि हम किसी कीमत के ऊपर, किसी संभव कीमत के ऊपर एक निश्चित मात्रा को बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो हमारी पूर्ति होगी। दोनों सेम ही है, बस आपको थोड़ा सा अंतर करके डिफाइन करना होगा। व्यक्तिगत पूर्ति तथा बाजार पूर्ति। अब ये दो टाइप से हो गई है पूर्ति, व्यक्तिगत पूर्ति तथा बाजार पूर्ति। व्यक्तिगत पूर्ति से अभिप्राय किसी वस्तु की एक फर्म द्वारा बाजार में की गई पूर्ति होती है। जैसे अगर व्यक्तिगत पूर्ति है तो कोई एक पर्टिकुलर एक ही फर्म के द्वारा यह अंदाजा लगाया जाएगा कि वो फर्म बाजार में कितनी पूर्ति कर रही है। और बाजार पूर्ति के अंदर होगा कि अभी तक जितनी फर्में बाजार में किसी वस्तु की पूर्ति कर रही हैं वो कितनी मात्रा में कर रही हैं, यानी बड़े स्तर के ऊपर हम बाजार वाली पूर्ति में देखेंगे। और व्यक्तिगत पूर्ति यानी कोई एक पर्टिकुलर किसी एक फर्म का देखेंगे कि वो अकेली फर्म बाजार के अंदर किसी चीज की कितनी मात्रा में पूर्ति कर रही है। तो ये इन दोनों में अंतर था गाइस। अब इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो हमारा आ जाता है पूर्ति अनुसूची का। पूर्ति अनुसूची यानी सप्लाई इंडेक्स। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि कीमत और जो पूर्ति है, यानी किसी एक निश्चित कीमत के ऊपर कितनी पूर्ति हो रही है, इस चीज को हम एक टेबल के रूप में दिखाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बुक इसका एक बार डेफिनेशन देखते हैं। जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाली पूर्ति की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करता है। वही बात आ गई है, किसी एक निश्चित कीमत के ऊपर किसी चीज की कितनी सप्लाई हो रही है वो हमारी पूर्ति अनुसूची के अंदर दिखाया जाता है। ये दो प्रकार की है, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची और बाजार पूर्ति अनुसूची। सेम जो हमने पीछे पढ़ा है बस वही है, अब इसके अंदर हम इंडेक्स फॉर्म में उसको शो करेंगे। तो व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची क्या होती है? जो अन्य बातें समान रहने पर मतलब होता है कि
अब ना तो किसी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना आए जब ये सिद्धांत या फिर ये चीज लागू होगी। एक फर्म द्वारा किसी वस्तु की कीमत तथा बेची जाने वाली मात्रा के संबंध को प्रकट करता है। व्यक्ति एक ही फर्म पर्टिकुलर किसी एक फर्म द्वारा अगर कीमत बढ़ी तो फिर पूर्ति अधिक मात्रा में होगी, कीमत कम हुई तो पूर्ति कम मात्रा में होगी। तो ये चीज को इसमें संबंध प्रकट करता है, तो ये व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची है। बाजार पूर्ति अनुसूची के अंदर क्या होगा कि 2-3 फर्में ली जाएंगी और उन सभी द्वारा कितनी कितनी पूर्ति की जा रही है उसे दिखाया जाएगा, तो वो हमारी बाजार पूर्ति अनुसूची कहलाएगी। यानी इसमें एक से अधिक फर्मों के द्वारा की जाने वाली पूर्ति की तुलना की जाती है। पूर्ति वक्र। अब देखिए हमने अभी यहाँ तक पूर्ति अनुसूची में क्या था कि हम टेब्यूलर फॉर्म में दिखा रहे थे, तो पूर्ति वक्र के अंदर क्या होगा कि हम उसे प्रेजेंट करेंगे एज अ कर्व फॉर्म। ग्राफ के ऊपर जब हम इसे प्रेजेंट करेंगे तो ये हमारी होगी पूर्ति वक्र, यानी सप्लाई कर्व। पूर्ति वक्र पूर्ति अनुसूची को आलेख के रूप में प्रकट करता है। इसके द्वारा किसी वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध प्रकट होता है। यानी इसके अंदर क्या होगा कि किसी वस्तु की कीमत है और जो उसकी पूर्ति है उसके बीच में धनात्मक संबंध प्रकट करते हुए एक ग्राफ दिखाया जाएगा। यानी अब देखिए आप ग्राफ के अंदर 4 चतुर्थांश जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो उनमें जो नेगेटिव भी होते हैं उनमें पॉजिटिव भी होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव के क्वाड्रेंट होते हैं। तो जो हम किसी भी ग्राफ को जब हम इसमें दिखाएंगे, पूर्ति के लिए कोई भी ग्राफ दिखाएंगे, उसके अंदर हम सारा पॉजिटिव वे में ही लेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लिया जाएगा। अब जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट होता है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेकर ही हमारे पूर्ति के विभिन्न प्रकारों को दिखाते हैं। अभी देखिए व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। व्यक्तिगत पूर्ति वक्र बाजार में एक फर्म की पूर्ति अनुसूची का ग्राफीय प्रस्तुतिकरण है। यानी इसके अंदर हम ग्राफिकल वे में एक ही फर्म द्वारा किसी चीज की पूर्ति की जा रही है, हम सिर्फ उसे ही दिखाएंगे। तो देखिए प्राइस और क्वांटिटी दोनों दे रखे हैं, तो जो इसमें पॉजिटिव वे में ही हमने पूर्ति को दर्शाया है। यानी जो कीमत है और जो पूर्ति है उसके अंदर पॉजिटिव रिलेशन दिखाते हुए हमने पॉजिटिव क्वाड्रेंट के अंदर ही इसे लिया है। इसमें केवल और केवल एक फर्म द्वारा ही दिखाया गया है। जो बाजार पूर्ति वक्र है उसके अंदर हम 2 या 3 फर्में लेकर अध्ययन करते हैं। तो अभी देखिए आप बाजार पूर्ति वक्र का आपको मैं डायग्राम दिखाती हूँ। बाजार पूर्ति वक्र। बाजार पूर्ति वक्र बाजार पूर्ति अनुसूची का ग्राफीय प्रस्तुतिकरण है। यह संपूर्ण उद्योगों की पूर्ति वक्र है। देखिए अब इसके हमने जो व्यक्तिगत पूर्ति वक्र देखा था उसके अंदर केवल एक फर्म द्वारा पूर्ति कितनी की जा रही है बाजार में वो दिखाया जा रहा था। अब इसके अंदर हमने क्या किया कि 2-3 फर्मों को इकट्ठा ले लिया। अब इसमें देखिए हमने इस ग्राफ के अंदर 2 फर्मों को ले रखा है और उसके बाद मार्केट सप्लाई कर्व, यानी जो फर्म ए एंड फर्म बी को प्लस करके हमारा मार्केट सप्लाई कर्व हमें मिलता है। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले ए सप्लाई कर्व है, फिर बी सप्लाई कर्व है, यानी ए और बी जो फर्म है उनके द्वारा सप्लाई की गई है उसका कर्व है, फिर जो मार्केट सप्लाई कर्व है वो दोनों को प्लस करके है। बाजार पूर्ति वक्र व्यक्तिगत पूर्ति वक्रों का समस्तरीय जोड़ है। देखिए यही मैंने अभी आपको बताया कि जो मार्केट सप्लाई कर्व है वो ए और बी का प्लस है, यानी उनका जोड़ है। यह किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं को प्रकट करता है जो सभी फर्में उस वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर बेचने के लिए तैयार होती हैं। बाजार में जो कीमत उस वस्तु की है उस कीमत पर बेचने के लिए उसे जितनी फर्में तैयार हैं अपने प्रोडक्ट को उस संभव कीमत पर बेचने के लिए जो फर्में तैयार हैं उसे हम बाजार पूर्ति वक्र में काउंट करेंगे। पूर्ति फलन या पूर्ति के निर्धारक तत्व। अब फलन किसी वस्तु की पूर्ति तथा उनके निर्धारक तत्वों में संबंध प्रकट करता है। तो एक बार आप इनमें सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट एक्स इक्वल्स टू, इसको हम एक बार रिलेशन को देखते हैं, फिर आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट इन सभी के बारे में बताऊंगी। एफ है हमारा फलन, फिर उसके बाद इसके मल्टीप्लाई में जो सभी निर्धारक तत्व हैं पी एक्स, पी ज़ीरो, एन एफ, जी, पी एफ, टी और ई एक्स और जी पी। तो अब देखिए जो पी एक्स है वस्तु एक्स की अपनी कीमत है बाजार में जो उसकी
कीमत किसी भी प्रोडक्ट की है जिसका उत्पादन किया उसकी बाजार में जो कीमत है वो P0 अन्य वस्तु की कीमत, यानी उस वस्तु की अलग अलग जगह पर क्या कीमत है, फिर उसकी जो उत्पादक है उसकी वहीं पर अधिक पूर्ति करेगा। NF नंबर ऑफ फर्म्स, यानी किसी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए जो बाजार में उसकी पूर्ति करने वाली फर्में हैं वो कितनी है। अगर फर्में अधिक मात्रा में हैं तो बाजार में पूर्ति अधिक कर पाएंगी। G यानी गोल, फर्मों का उद्देश्य, फर्मों का अगर उद्देश्य है अधिकतम लाभ कमाना। देखिए फर्म दो प्रकार के उद्देश्य रखती है, या तो उसने जो प्रोडक्ट किया उसे निकाल दो और हम दोबारा से अलग प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे, या तो फर्म ये उद्देश्य रखती है, या फिर फर्म ये उद्देश्य रखती है कि वे अधिकतम लाभ कमा ले। तो अधिकतम लाभ कमाने के चक्कर में फर्म क्या करेगी कि अब बाजार में उस वस्तु की कीमत का पता लगाएगी और फिर वो देखेगी कि अगर इसकी कमी हो रही है बाजार में तो इसकी आगे वाले टाइम में इसकी जो कीमत है वो बढ़ जाएगी। अब अगर उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि वो अधिकतम लाभ कमाना चाहती है तो वो उसे इस समय ना बेचकर भविष्य में बेचने के बारे में सोचेगी। तो ये फर्म का उद्देश्य है। PF उत्पादन के साधनों की कीमत, अब जो उस चीज का प्रोडक्शन किया उसके बीच में जो साधनों का प्रयोग किया गया अगर उनकी कीमत अधिक थी, अब बहुत अधिक कीमत थी, कच्चा माल लगा था या फिर वो चीजें थी जिन वजह से प्रोडक्ट भी महंगा बन गया, तो अब इसके बाद जो फर्म है वो ये चाहेगी कि अपना लाभ अधिकतम कर सके। तो इसके लिए भी वो अपने फ्यूचर में की आइडिया लगाएगी, फ्यूचर में कीमत का, और फिर फ्यूचर में ही उसको बेचेगी। टेक्निक, अगर अच्छी प्रकार की टेक्निक यूज की गई है तो बाजार में पूर्ति अधिक होगी क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा होगा, बाजार में बेचा जाएगा। और अगर टेक्निक सही तरह से अच्छी टेक्निक यूज नहीं हुई जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा तैयार नहीं हुआ तो बाजार में उस प्रोडक्ट की कमी हो जाएगी, अधिक पूर्ति उसकी नहीं हो पाएगी। EX भविष्य में कीमत संभावना, भविष्य में कीमत की संभावना यानी अगर भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना है तो ये पॉइंट गाइस बहुत पॉइंट्स में आ चुका है। तो अगर भविष्य में कीमत बढ़ेगी तो फिर फर्म उसे अभी के अभी बेचना चाहेगी, भविष्य में बेचना चाहेगी, सॉरी, उसको एक स्टॉक की तरह वह अपने पास रख लेगी। GP यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकारी नीतियां, अगर सरकार द्वारा अधिक कर लगाए गए हैं तो फर्म अपना अधिक लाभ कमाना चाहेगी क्योंकि जो उसने अपने ऊपर कर लगाए गए हैं और सब्सिडीज उन्हें कम दी गई हैं तो वो अपना अधिकतम लाभ ही लेना चाहेंगी। तो ये देखिए गाइस जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं सेम एज मैंने नोट्स में इन्हीं चीज़ को एक्सप्लेन कर रखा है। आपको मैं अभी ये दिखा देती हूँ। ये देखिए गाइस इस तरह से मैंने ये आठों के आठों पॉइंट्स को नोट्स में भी एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप यहाँ से देख के नोट्स बना सकते हैं। एक्सप्लेन मैंने कर चुकी हूँ तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस चैप्टर को आगे रीड करते हैं। तो देखिए जिस प्रकार से हमने मांग वाले चैप्टर में मांग का नियम पढ़ा था उसी तरह से एक पूर्ति का नियम भी है। पूर्ति का नियम यह कहता है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी पूर्ति अधिक होगी और जब किसी वस्तु की कीमत घटेगी तो उसकी पूर्ति कम होगी। अभी ये चीज हमने देखा कि फर्म अपना लाभ अधिकतम करने के लिए जब वस्तु की कीमत अधिक होती है तब उसकी बाजार में पूर्ति करती है, और अगर इन प्रेजेंट टाइम उस वस्तु की बाजार में कीमत कम है और वो अंदाजा लगाती है कि शायद भविष्य में इसकी कीमत बढ़ पाएगी, तो अगर भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना होती है तो वो अपने जो प्रोडक्ट है उसको स्टॉक के रूप में सुरक्षित रख लेती है कि हम इसे इन फ्यूचर ही बेचेंगे जिस टाइम इसकी कीमत अधिकतम होगी। तो पूर्ति का नियम सेम यही कहता है। एक बार मैं आपको बुकिश लैंग्वेज में पढ़ के इसको दिखा देती हूँ। अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है तथा अपनी कीमत कम होने पर पूर्ति भी कम हो जाती है। तो डूले हमारे इकोनॉमिस्ट हैं जिनके बारे में हमने पीछे के चैप्टर्स में भी पढ़ा है, उन्होंने भी पूर्ति के नियम की व्याख्या की है। उनके अनुसार पूर्ति का नियम यह बतलाता है कि अन्य बातें समान रहने पर जितनी कीमत अधिक होती है उतनी पूर्ति अधिक होती है, या जितनी कीमत कम होती है उतनी ही पूर्ति कम होती है। पूर्ति के नियम की मान्यताएं, यानी ये जो पूर्ति का नियम है ये कहाँ कहाँ पर मान्य होता है। उत्पादन के कारकों की पूर्ति तथा कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी जो प्रोडक्शन करते टाइम जो हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, जो हम कच्चा माल यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें अगर कोई चेंज ना हो और कीमत में कोई चेंज ना हो, ये तब लागू होगा।
उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। प्रोडक्शन करते टाइम जो हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। फर्म के उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए कि भाई अधिकतम लाभ कमाना है। अगर फर्म का उद्देश्य यही रहता है तो ये नियम लागू होगा। अन्य वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी उस प्रोडक्ट की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो, वो अभी जितना है अगर फ्यूचर टाइम में भी वो इतना ही रहेगा तो उस अकॉर्डिंग ये जो नियम है वो मान्य होगा। भविष्य में कीमत में परिवर्तन होने की संभावना नहीं होती, यानी भविष्य में अगर कीमत में परिवर्तन होने की कोई संभावना नहीं है तो ये नियम जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चलेगा, यानी कीमत बढ़ने पर प्रोडक्शन जो पूर्ति है वो बढ़ेगी। पूर्ति के नियम के अपवाद, यानी कई ऐसी स्थितियां हैं जहां पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। प्राकृतिक तत्वों पर आधारित कृषि उत्पादित वस्तुओं पर यह नियम लागू नहीं होता, यानी अगर हम कोई चीज़ प्रकृति से प्राप्त कर रहे हैं, जैसे गेहूं है, अगर उसकी किसी भी वजह से प्रोडक्शन ही नहीं हो पाया, गेहूं सही तरह से उत्पादन नहीं हो पाया गेहूं का, तो अगर कीमत अधिक है तो भी बाजार में गेहूं की पूर्ति कम ही होगी, क्योंकि इतनी गेहूं है ही नहीं। अधिक कीमत होने पर भी कम मात्रा में ही उसकी पूर्ति होगी। और सेकंड है, कुछ सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुओं की कीमत अधिक कीमत मिलने पर भी उनकी कीमत से उनकी सीमित मात्रा में ही पूर्ति की जा सकती है, क्योंकि जो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती हैं, यानी जो लग्जरियस वस्तु होती है, वो हर कोई तो नहीं खरीद पाता, उनकी कीमत बहुत अधिक होती है तो भी उसकी तो पूर्ति बहुत कम होती है, क्योंकि उसे हर कोई नहीं खरीद पा रहा, उसकी इतनी बाजार में ज़रूरत नहीं है। कुछ ही लोग हैं, कुछ ही वर्ग हैं जो बस उन वस्तुओं को खरीदते हैं, तो इस तरह से इनकी भी बाजार में सप्लाई कम होती है। नाशवान वस्तुओं की कीमतें कम होने पर भी विक्रेता उनकी अधिक मात्रा में बेचने का प्रयत्न करते हैं। नाशवान वस्तुएं होती हैं जैसे खेत के अंदर कीटनाशक, इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतें कम होती हैं, लेकिन फिर भी उनको अधिक मात्रा में लोग खरीदते हैं, तो ये नियम इन स्थितियों में लागू नहीं होता। पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन तथा पूर्ति में परिवर्तन। पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, जब वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप इसकी पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन होता है, इसे पूर्ति वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर व्यक्त किया जाता है। यानी अगर कीमत में परिवर्तन हुआ तो पूर्ति में भी परिवर्तन होगा। बस यही हमारा पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन है। अब हमने जो पॉइंट्स पहले पढ़े हैं गाइस वही रिपीट होंगे, तो मैं इनके बारे में ज़्यादा बताते हुए टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, पहले मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इसे पूर्ति वक्र का संचलन या पूर्ति में परिवर्तन भी कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कीमत में परिवर्तन हो, यानी कीमत बढ़ी या घटी, तो पूर्ति भी बढ़ेगी या घटेगी। कीमत बढ़ी है तो पूर्ति भी बढ़ेगी, और कीमत घटी है तो पूर्ति भी घटेगी। ये पॉइंट हमें यही कहना चाहता है। तो देखिएगा, इस पूर्ति में परिवर्तन, इस स्थिति में नया पूर्ति वक्र प्रारंभिक पूर्ति वक्र के बाईं और ऊपर या दाईं ओर खिसक जाता है। पूर्ति वक्र का खिसकाव किसी वस्तु की अपनी कीमत स्थिर रहने पर उसकी पूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व जैसे तकनीक में परिवर्तन अथवा साधन कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। यानी अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ी थी तो उसकी जो पूर्ति है वो कम हो, पूर्ति भी बढ़ गई, तो यानी अभी पॉजिटिव टाइप से परिवर्तन हुआ है। तो ये हम पॉजिटिव लाइन यानी डायग्राम में ऊपर वाली लाइन से दिखाएंगे, जो हमारी लाइन है उसके ऊपर की तरफ लाइन लगा के दिखाएंगे, और अगर कमी हुई है तो हम उसके नेगेटिव में नीचे की तरफ लाइन लगाएंगे। पूर्ति का विस्तार, किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने के फलस्वरूप उसकी पूर्ति में वृद्धि होती है। ये सेम गाइस हम पहले पढ़ चुके हैं, सेम वही पॉइंट है, तो इसको मेरे को लगता है एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। पूर्ति में कमी या संकुचन, यानी पूर्ति कम हो गई या संकुचित हो गई, वो क्यों होगी? क्योंकि उसकी कीमत में कमी हो जाएगी। पूर्ति में वृद्धि, ये फिर से वही पॉइंट है, पूर्ति में वृद्धि होगी तो वस्तु की कीमत, पूर्ति में कमी, वस्तु की अपनी कीमत समान रहने पर यदि वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है अथवा अपनी कीमत कम होने पर वस्तु पर पूर्ति समान रहती है, तो यही है पूर्ति में वृद्धि। ये सभी चीज़ें हमने पीछे पढ़ चुकी हैं गाइस, तो इनको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब पूर्ति में वृद्धि के कारणों पर मूव करते हैं गाइस। पूर्ति में वृद्धि होने के मुख्य कारण क्या है? जब तकनीक में प्रगति हो, यानी अच्छी प्रकार की तकनीक से अधिक मात्रा में प्रोडक्शन किया जाए, जब उत्पादन के साधनों की कीमत में कमी
हो जिसके कारण उत्पादन की लागत भी कम हो। उत्पादन के साधनों की कीमत अगर कम है तो प्रोडक्शन अधिक होगा। जब प्रतियोगिता वस्तुओं की कीमत में कमी होती है, यानी उस वस्तु का अल्टरनेटिव भी है वो कम कीमत में ही है, तो बाजार में पूर्ति अधिक हो पाएगी। जब बाजार फर्मों की संख्या में वृद्धि करता है, और यानी किसी चीज को बेचने के लिए बाजार में अधिक फर्में हैं, जब फर्मों को भविष्य में कीमत के कम होने की संभावना होती है। अब अगर भविष्य में संभावित कीमत कम होगी, अगर फर्म का ये उद्देश्य, तो वो अब में इस टाइम में एट प्रेजेंट अधिक से अधिक पूर्ति करने की कोशिश करेगी। जब फर्म का उद्देश्य लाभ ज्यादा करने के स्थान पर बिक्री को ज्यादा करना होता है, जब वो फर्म ये चाहेगी कि अपना लाभ अधिकतम नहीं करना है, कि भाई उसने जो प्रोडक्ट बनाया है वो जल्दी से जल्दी बाजार में पहुंच जाए, तो इस उद्देश्य की वजह से भी जो पूर्ति है हमारी वो बाजार में अधिक होगी। अनुदानों में वृद्धि और करों में कमी, यानी उनको जो सब्सिडीज दी जा रही हैं, सब्सिडीज तो ज़्यादा दी जाएं और उनके ऊपर कम से कम टैक्स लगाए जाएं, तो वो बाजार में अधिक पूर्ति करेंगे। पूर्ति की कमी या संकुचन, ये पॉइंट भी गाइस रिपीट हुआ है, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगी। इसके बाद मैं पूर्ति में कमी के कारणों पर मूव करती हूँ। आप इसे नोट कर सकते हैं, मैंने वीडियो को पॉज यहीं पर कर रखा है। वीडियो पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसे नोट्स में लिख सकते हैं। तो पूर्ति में कमी के कारणों पर मूव करते हैं गाइस। जब तकनीक के पुराने पड़ जाने के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है। अब तकनीक अगर हमारी पुरानी है तो वो प्रोडक्शन कम मात्रा में कर पाएगी, यानी जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारी लागत अधिक लगेगी, समय भी बहुत अधिक लगेगा। तो ये वजह हो सकती है पूर्ति में कमी के लिए। जब उत्पादन कारकों की कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप उत्पादन लागत में भी वृद्धि हो जाए, यानी अगर उत्पादन के हमने कारक वृद्धि करी है कारकों में, तो उनकी कीमत में उनके ऊपर लगने वाली जो लागत है वो भी बढ़ जाए, तो पूर्ति कम हो जाएगी बाजार में। जब प्रतियोगिता वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाती है, यानी उनके जो अल्टरनेटिव्स हैं, जो उनकी प्रतियोगिता करने वाली वस्तुएं हैं, उनकी कीमतों में वृद्धि होगी तो बाजार में उनकी पूर्ति अधिक हो जाएगी। जब बाजार के फर्मों में कमी हो जाती है, यानी बाजार के पास फर्में ही कम है जो उन्हें सप्लाई कर सकें। जब फर्म निकट भविष्य में कीमतों के बढ़ने की संभावना का अनुमान लगाती है। अब जब फर्म यह अनुमान लगा रही है कि भविष्य में इसकी कीमत बढ़ेगी, तो वो उस समय पर उस वस्तु को बेचना चाहेगी, तो बाजार के अंदर एट प्रेजेंट सप्लाई कम हो जाएगी। जब फर्म का उद्देश्य बिक्री को अधिक करने के स्थान पर लाभ को अधिकतम करना होता है, जब लाभ वो अधिकतम करना चाहेगी तो वो इन फ्यूचर ही वस्तु को बेचेगी। अनुदानों में कमी या करों में वृद्धि, यानी उन्हें सब्सिडीज तो कम दी जा रही हैं, लेकिन जो उनके ऊपर टैक्स हैं वो फुल लग रही हैं, तो भी वो बाजार में पूर्ति बहुत कम करेंगे। पूर्ति वक्र का खिसकाव, यानी जो पूर्ति हमने कर्व बनाया वो खिसकेगा या वो चेंज होगा, तो वो क्यों होगा? पूर्ति वक्र का दाईं ओर खिसकाव पूर्ति में वृद्धि को प्रकट करता है, यानी जब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में सरकेगा या खिसकेगा तो वो पूर्ति में वृद्धि को प्रकट करेगा, और वो नेगेटिव डायरेक्शन में खिसकेगा तो वो पूर्ति में कमी को प्रकट करेगा। देखिए मैं आपको इसे डायग्राम में दिखाती हूँ। तो ये देखिए, जो हमारा बीच में एस लाइन है वो हमारी मेन लाइन है। अब अगर पूर्ति में कमी हुई, डिक्रीज इन सप्लाई, तो लाइन ऊपर की तरफ दिखाई जा रही है, और जब इंक्रीज हो गई सप्लाई, पूर्ति बढ़ गई है, तो S1 यानी इंक्रीज इन सप्लाई नीचे की तरफ दिखाई जा रही है। प्राइस और क्वांटिटी इजी है गाइस डायग्राम, अगर आपने इसे वर्डिंग से अच्छे से समझ लिया है तो अब देखिए अलग अलग कारक हैं वो पूर्ति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, अब हम वो देखेंगे। तो प्रौद्योगिकी तकनीक में परिवर्तन पूर्ति वक्र को कैसे प्रभावित करता है? अब अगर यह तकनीक या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हुआ, उस प्रोडक्शन में टेक्निक में परिवर्तन हुआ है, तो यानी अगर टेक्निक अच्छी प्रकार की नई टेक्निक लाई गई है, तो उससे क्या होगा? जो बाजार में पूर्ति है वो अधिक होगी, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो अधिक मात्रा में होगा और इजीली हो जाएगा, क्योंकि नई प्रकार की तकनीक है तो वो अधिक मात्रा में ही परिवर्तन करेगी। वहीं अगर पुरानी तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो जो प्रोडक्शन की स्पीड है वो भी कम हो जाएगी, जो हमारी प्रोडक्शन करने में लागत लगती है वो अधिक होगी, हमारा अधिक से अधिक समय भी वेस्ट होगा। तो ये इस प्रकार से प्रभावित करेंगी। जो पॉइंट मैंने आपको भी बताया है वही इस वर्डिंग में लिखा हुआ है,
तो गाइज मैं इसे भी नहीं पढ़ना चाहूँगी क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं गाइज। आगतों की कीमत में परिवर्तन पूर्ति वक्र को कैसे प्रभावित करता है? यानी जो अब अगर हम किसी चीज़ को बेच देते हैं, बाजार में किसी चीज़ की पूर्ति करते हैं तो हमें लाभ होगा। वो लाभ हमारी क्या कहलाएगी? आगत, जो हमें प्राप्त हुआ। आगतों की कीमत में वृद्धि अथवा कमी हो सकती है। आगतों की कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप सीमांत लागत बढ़ती है, यानी जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वो बढ़ेगी। अतः उत्पादक प्रचलित कीमत पर कम पूर्ति करेगा, क्योंकि अगर हमें कम प्राप्त हो रही है, जो हमें उस चीज़ से इनकम कह सकते हैं, जो हमें आगत प्राप्त हुई है वो कम है, तो फिर जो प्रोड्यूसर है वो उस चीज़ का कम ही प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि उससे उसे अधिक लाभ नहीं हो रहा है। तो देखिए, अगर उसमें आगत में वृद्धि होती है तो पूर्ति भी अधिक होगी, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो अधिक से अधिक वस्तु का प्रोडक्शन करना चाहेगा, वो और अधिक वस्तु का प्रोडक्शन करेगा ताकि उसे और अधिक लाभ हो। तो ये डायग्राम में देखिए गाइस, बहुत इजीली जो मैंने बताया है वही डायग्राम में एक्सप्लेन कर रखा है। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं गाइस। तो देखिए, उत्पादन कर तथा पूर्ति वक्र, यानी प्रोडक्शन टैक्स और सप्लाई कर्व या सप्लाई स्लोप, भी वक्र को हम स्लोप भी कहते हैं। तो उत्पादन कर वैसे क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं जो कि रेयर है, जैसे मान लीजिए कई नशीले पदार्थों का प्रोडक्शन करते हैं, या फिर महंगे टाइप का सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, या फिर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं जो कि बहुत महंगी है, तो उसके ऊपर उन्हें टैक्स देना पड़ता है। और लाइसेंस लेके तो हर कोई वैसे फैक्ट्री लगाता ही है, बट उन्हें टैक्स भी देना पड़ता है, क्योंकि उससे वो बहुत अधिक लाभ भी अर्जित करेंगे। तो एक लिमिट होती है गवर्नमेंट के द्वारा इनकम की, उससे अगर ज़्यादा इनकम है तो हमें टैक्स देना होता है। तो इसी तरह से उत्पादन के ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है। उत्पादन कर वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन पर लगाया जाता है। सामान्यतः यह एक फर्म के उत्पादन की प्रति इकाई पर लगाया जाता है। फलस्वरूप उत्पादन की सीमांत तथा औसत लागत बढ़ जाती है। अब ये देखिए, पहले तो हमें प्रोडक्शन करने के ऊपर लागत लगानी है, उसके बाद हमें टैक्स के रूप में भी अपने पैसे देने लागत लगानी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा कि जो उनका लाभ है, जो उन्हें लाभ हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि अब उसे जो लाभ हुआ उनमें से वो टैक्स भी देंगे। तो इस तरह से जो हमारी सप्लाई कर्व है वो आफ्टर एक्साइज देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, और सप्लाई कर्व बिफोर एक्साइज टैक्स, यानी जब उत्पादन कर नहीं लगाया गया था उससे पहले देखिए वो बढ़ोतरी कर रही थी, लेकिन जब उत्पादन कर लगा दिया गया तो उसको जो लाभ है वो कम होने लगा है। संबंधित वस्तु की कीमत तथा पूर्ति वक्र। संबंधित वस्तु की कीमत तथा पूर्ति वक्र, यानी जो वस्तु आपस में रिलेट करती हैं उनकी कीमत से पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि प्रतिस्थापन वस्तु जैसे चाय के स्थान पर कॉफी, संबंधित वस्तुएं उस तरह से हैं जैसे अगर कार और पेट्रोल हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, एक के बिना दूसरे को यूज नहीं किया जा सकता, तो अगर उनकी कीमत में परिवर्तन होता है तो पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि प्रतिस्थापन वस्तु जैसे कॉफी की कीमत घट जाती है तो चाय की पूर्ति वक्र दाईं ओर, यानी S1 से S2 को खिसक जाता है। तो यानी अगर कीमत घटी है किसी एक वस्तु की तो दूसरी की पूर्ति ज्यादा हो जाएगी। इस पॉइंट के द्वारा हमें यह बताया गया है। समय अवधि तथा पूर्ति का व्यवहार। तो समय अवधि के अनुसार पूर्ति का किस तरह से पूर्ति होगी। समय अवधि हमारी 3 प्रकार की होती है, अति अल्पकाल, अल्पकाल और दीर्घकाल। अति अल्पकाल के अंदर हमारे पास बहुत ही कम टाइम होता है, बहुत लिमिटेड टाइम होता है, किसी तरह भी उत्पादन में वृद्धि नहीं की जा सकती। अतः पूर्ति को अधिक से अधिक उसके वर्तमान स्टॉक तक ही बढ़ाया जा सकता है, यानी जो हम पूर्ति कर रहे हैं वो एक लिमिट तक ही बढ़ पाएगी, उसमें हम ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो लिमिटेड है। मैंने इसके अंदर गाइस जो बढ़ोतरी वाला वर्ड है वो काट दिया, आप इसके अंदर एडजस्ट कर लेना, थोड़ी गड़बड़ इसमें हो गई है गाइस।
तो मैं आपको इसको समझा देती हूँ कि भाई अगर हमारे पास किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए, बाजार में पूर्ति करने के लिए कम समय है, तो उसका उत्पादन ज़्यादा मात्रा में नहीं बढ़ाया जा सकता। अल्पकाल, अब हमारे पास एक ऐसा टाइम है कि जो परिवर्तनशील कारक है उनमें परिवर्तन करके हम जो पूर्ति है उसमें वृद्धि कर सकते हैं, उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं, जिसमें परिवर्तनशील साधनों का अधिक उपयोग द्वारा पूर्ति में वृद्धि की जा सकती है। अतः बंधे साधनों की स्थिरता के कारण पूर्ति केवल एक सीमा तक ही कीमतों में परिवर्तन के साथ परिवर्तन होती है, यानी एक लिमिट तक ही हम इसमें उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। दीर्घकाल, जिसमें उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है। सभी साधनों में परिवर्तन इसलिए किया जा सकता है क्योंकि जो परिवर्तनशील कारक हैं उनमें भी परिवर्तन किया जा सकता है, और जो स्थिर कारक है जैसे टेक्निक है किसी प्रोडक्शन की, तो उसमें भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए दीर्घकाल के अंदर उत्पादन को पूरे तरीके से बढ़ाया जा सकता है क्योंकि हमारे पास लॉन्ग टाइम होता है। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के पूर्ति वक्र का व्युत्पन्न, यानी पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में जो पूर्ति वक्र है वो किस तरह का दिखाई देगा। तो ये देखिएगा इस, और इसको एक्सप्लेन कर रखा है। दीर्घकाल में फर्म को वस्तुओं की कीमत से सभी लागतें अवश्य निकालनी होती हैं, अथवा प्राइस यानी कीमत से औसत लागत अवश्य निकलनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तब उत्पादन नहीं किया जा सकता। तो देखिए, पूर्ति की कीमत लोच यानी सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ पूर्ति की कीमत लोच यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पूर्ति की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी पूर्ति में होने वाले परिवर्तन का माप है। पूर्ति के नियम से यह ज्ञात हो जाता है कि कीमत में परिवर्तन होने के कारण पूर्ति में किस दिशा में परिवर्तन होगा। यानी अगर जो पूर्ति का नियम है, कीमत के अनुसार यह पता चल जाता है कि जो पूर्ति है उसमें किस दिशा में परिवर्तन होगा, क्योंकि अगर कीमत बढ़ी है तो पूर्ति भी बढ़ेगी, कीमत घटी है तो फिर हमें पूर्ति की दिशा का पता चल जाएगा कि पूर्ति भी कम होगी। प्रोफेसर सैमुएल्सन ने भी इसकी अलग तरह से डेफिनेशन दी है। ये वही है जिनका हमने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ा था, ये प्रोफेसर सैमुएल्सन जिन्होंने नोबेल पुरस्कार भी लिया था। पूर्ति की लोच कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति में होने वाले परिवर्तन प्रतिक्रिया की मात्रा है। इसके अंदर भी यही है कि जो पूर्ति की इलास्टिसिटी है, जो सप्लाई की इलास्टिसिटी है, वो कीमत में अगर परिवर्तन होगा तो उसके ऊपर डिपेंड करती है कि जो पूर्ति है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होगा। पूर्ति की कीमत लोच की जो डेफिनेशन है वो प्रोफेसर बिलास ने भी दी है। तो उनके अनुसार क्या है, पूर्ति की लोच से अभिप्राय वस्तु की पूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से भाग देना होता है। तो पूर्ति की कीमत लोच का माप दो विधियों से निकाला जाता है, अनुपातिक और ज्यामितीय विधि। अनुपातिक या प्रतिशत विधि के अंदर क्या होगा कि जो पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन हुआ, जो पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन हुआ उसका परसेंटेज निकाल लो, और जो कीमत में परिवर्तन हुआ उसका परसेंटेज निकाल लो। उन दोनों को जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमें कीमत लोच का माप प्राप्त होगा। ज्यामितीय विधि यानी ज्योमेट्रिकल मेथड, इसके अंदर क्या होगा कि इस विधि के अनुसार पूर्ति की लोच पूर्ति वक्र के उद्गम यानी ओरिजिन पर निर्भर करती है। यह मान्यता लेते हुए कि पूर्ति वक्र सीधी और धनात्मक ढलान वाली रेखा है, हम पूर्ति की लोच को 3 संभव स्थितियों की कल्पना कर सकते हैं। तो ज्यामितीय विधि के अंदर जो हमारा फॉर्मूला है वो होगा ES इक्वल्स टू QS बाय PX मल्टीप्लाई बाय PX बाय QX। तो इससे मैं आपको भी दिखाती हूँ गाइस ये। तो ये देखिए ES इक्वल्स टू 1 होगा यदि पूर्ति वक्र एक सरल रेखा है, इसका ढलान ऊपर की ओर है, यह मूल बिंदु से शुरू होती है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है गाइज। ये 3 विधियां हैं, वैसे ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए आपको सिर्फ ये एक फॉर्मूला रखना है, तो इससे आप इसके न्यूमेरिकल्स जो होंगे चैप्टर के वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।